गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 8 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वेस्ट बंगाल असेंबली पासिस रेजोल्यूशन टू सेटअप लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। आपको पता ही है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह स्टेट लेवल्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। फाइन, लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स में होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑप्शनल होती है। जिस स्टेट को लगता है उसको सेटअप करनी चाहिए वो सेटअप कर सकता है, बाकी जिसको लगता है कि उसको रिमूव करनी चाहिए तो वो रिमूव भी कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट का अपर हाउस होता है और इस एक तरह का राज्यसभा की तरह ही होती है और परमानेंट हाउस होता है। इस काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर उनको इंडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अब हम जरा देख लेते हैं हम इंडायरेक्टली किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप अब देख लीजिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कंपोजिशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/3 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं। 1/12 मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं वो ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 मेंबर्स टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। फाइन, तो इस तरह की कंपोजिशन होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। फाइन, अब हम जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। जो टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का वो 6 साल का होता है, जिसमें से 1/3 ऑफ मेंबर्स हर एक 2 साल बाद क्या करते हैं, रिटायर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी इंडियन सिटीजन जो 30 साल तक का हो, एटलीस्ट उसकी एज 30 साल तक होनी चाहिए, तभी वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो मेंबर है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, वो एक टाइम पे MP या किसी भी MLA नहीं हो सकता एक टाइम पे, मतलब कि किसी और स्टेट लेजिस्लेचर का MLA नहीं हो सकता। फाइन, इसके अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इसके लिए आर्टिकल 169 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो एम्पावर करता है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को कि वो अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो एबॉलिश कर सकते या फिर क्रिएट कर सकते एक रेजोल्यूशन को पास करके। फाइन, तो इसके अलावा 171 आर्टिकल के अंडर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो साफ साफ लिखी हुई है कि वो 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकती। सपोज करो वेस्ट बंगाल की अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की स्ट्रेंथ 100 है तो वो 1/3 मतलब कि 33 से ज़्यादा वो नहीं रख सकते। मिनिमम तो 10 है ही, ठीक है, तो 1/3 मतलब 33 से ज़्यादा नहीं रख सकते। फाइन, और 40 मेंबर से नॉट लेस देन 40 मेंबर्स तक नहीं कर सकते। फाइन, इसके अलावा ये पास हो जाएगा, जो रिजोल्यूशन होगा वो उस असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी से पास होता है बाय नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग। फाइन, एक बार ये बिल असेंबली से पास हो गया तन वो पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास हो। देखो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जब भी कोई भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है तो पहले उस स्टेट की पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो स्पेशल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करती है, लेकिन जब वो आगे जाके पार्लियामेंट के पास जाता है पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास करती है। तो इन चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना है। एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक तो है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द कर्नाटका। फाइन, पहले जम्मू कश्मीर के पास भी थी लेकिन फिर उसका क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, जिस वजह से अभी क्या है वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट UAE एंड OPEC प्लस इम्पैस मीन्स फॉर इंडिया। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है देखो किस में कवर होगी, हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या है, UAE दैट इज़ द यूनाइटेड अरब एमिरेट, और साथ में OPEC प्लस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम से समझ में आ रहा होगा, वो कंट्रीज जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस ग्रुप है। तो ये आपस में बात करें, मतलब UAE कंट्री और ये जो OPEC के अंडर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में बात कर रही हैं कि किस तरह से वो क्या करती हैं, एक जो ग्लोबल पैक्ट है उसको एक्सटेंड कर सकती हैं टू कट ऑयल प्रोडक्शन बियॉन्ड अप्रैल 2022 कुड नॉट रीच अ कंसेंसस। तो एक बार हम OPEC के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, एक बार हम OPEC के बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। देखो OPEC का जो हेडक्वार्टर है वो वीना में है और ये परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट किया गया था बागदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1960 में। इसके अलावा जो नॉन OPEC कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, कुछ क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम OPEC प्लस कंट्रीज़ में शामिल करते हैं। फाइन, तो OPEC कंट्रीज़ में सिर्फ वो कंट्रीज़ हैं जो मतलब कि काम पास करते हैं, लेकिन OPEC प्लस में हम उन कंट्रीज़ को करते हैं जो इनका पार्ट नहीं है लेकिन क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती है क्रूड ऑयल को। फाइन, इनमें से कुछ कंट्रीज़ का नाम है जैसे रशिया, मैक्सिको और मलेशिया। फाइन, अब आप जरा देख सकते हो मेंबर्स OPEC के कौन कौन से हैं, वेनेजुला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया,
अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई। फाइन। तो अभी आप देख रहे हो कि इनमें बातचीत हो रही है कि हमें क्या करना है, किस तरह से हम ग्लोबल पैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें ऑयल प्रोडक्शन को कट करना है अप्रैल 2022 के बाद, कुड नॉट रीच अ कंसेंसस, अगर वो कंसेंसस मतलब उस पर अगर कुछ एग्रीमेंट ना हुआ तो आप किस तरह से वो पैक्ट को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अप्रैल 2022 के बियॉन्ड। फाइन। अभी क्या 2020 में क्या हुआ था, ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा घटे थे। आपने देखा था कभी इवन कि जो वेस्ट टेक्सास ऑयल था उसका तो नेगेटिव प्राइस चला गया था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जिस वजह से क्या हुआ, जो OPEC प्लस ग्रुप है उसने अप्रैल 2020 में क्या करा, 2 साल के आउटपुट पैक्ट को साइन किया, जिसमें ये बोला है कि हमें क्या करना है, क्रूड जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कट करना है, सो दैट हम बेटर वे में अपना जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसको डिस्कवर कर सकें। मतलब कि वो अपनी प्रोडक्शन इसलिए कम करें सो दैट उनका जो ऑयल है उनको अपने ऑयल का बेटर प्राइस मिल सके। फाइन। नवंबर 2020 में क्या हुआ, एकदम से वैक्सीनेशन आया, प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड चले, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी द्वारा रिवैम्प हुई, जिस वजह से प्राइसेस द्वारा से क्या हुआ, राइज होने लगे। ठीक है, मतलब कि पहले तो एकदम से राइस घट गए थे जब कोविड पेंडेमिक है, लेकिन जैसे ही द्वारा वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एकदम से जो प्राइसेस तो ऑयल के वो द्वारा बढ़ गए। हाई, और जो OPEC प्लस कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, वही अपना काम रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार जब प्राइसेस घट रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। ठीक है, तो OPEC प्लस ने अगेन क्या करा, अपना जो प्रोडक्शन है उसको लोअर ही रखा। मतलब कि उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं तो हम अपनी प्रोडक्शन जारी मतलब कि बढ़ा दें, नहीं, उन्होंने मेंटेन रखा लोअर लेवल प्रोडक्शन। और आफ्टर द शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि जब इंडिया या फिर और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तब OPEC प्लस एग्रीड हो गए कि हाँ हमें क्रूड प्रोडक्शन को जो है प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करनी है। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको दिख ही रहा होगा। OPEC प्लस कंट्रीज है, नियरली इंडिया जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो 80% करता है, और इंडिया सबसे ज़्यादा अभी करंटली जो फेस कर रहा है, रिकॉर्ड हाई प्राइस हो रहा है पेट्रोल का, डीजल का। आपने देखा होगा 20-20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया जब से पेंडेमिक आया। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये डेडलॉक रिजोल्व नहीं हुआ तो हमें जो रिलीफ हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि फिर ये ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा दाम में देंगे। वही बात है, डिमांड ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेंगे। फिर तो इससे क्या होएगा, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी भी इकोनॉमिक रिकवरी स्लो डाउन हो जाएगा। ऑफकोर्स अब यार इतने पेट्रोल के प्राइस हाई हो रहे हैं तो इससे इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा आफ्टर द पेंडेमिक। हाई प्राइसेस की वजह से क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑयल को परचेस करने में लग जाएगा, और हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब जब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं उसका प्रेशर भी दिखने को मिले। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, ई-कॉमर्स ग्रांट फ्लिपकार्ट बाज सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें, एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या ई-कॉमर्स जो जायंट है फ्लिपकार्ट है, उन्होंने बोलते हैं कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पैकेजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपको पता ही होगा, जो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं, मतलब कि जो आप एक बार यूज़ करते हो डिस्पोज कर देते हो, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए काम करते हैं, इंक्लूडिंग आइटम जैसे जिसको आप एक ही बार यूज़ करते हो बिफोर दे आर थ्रोन अवे और रिसाइकिल। इंडिया इस तरह का जो सिंगल प्लास्टिक की वजह से जो ऐसा वेस्ट कलेक्ट करता है 2017-18 में, वो नियर अबाउट 26,000 टन पर डे था, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और इसमें से सिर्फ 60% जो वेस्ट होता है वो रिसाइकिल किया जाता है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सबसे पहले जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है वो बहुत ही जो ब्रेक डाउन होने में या फिर डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और जो स्मॉलर पीस के जो प्लास्टिक होते हैं जिनको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, वो तो 1000 ऑफ ईयर्स ले लेते हैं टू डिकम्पोज, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली सॉइल और वाटर को कंटेमिनेट करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं सो दैट वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ को क्या कर सके, डिस्करेज कर सके। सबसे पहले हमने 2022 तक टारगेट रखा है कि हमें सिंगल प्लास्टिक यूज़ को एलिमिनेट करना है। ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स भी आए थे 2021 में, जिन्होंने ये बोला था कि हमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स के, उनको हमें बैन करना है 3 स्टेजेस में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, हमें क्या करना है, जो प्लास्टिक से जो फ्रेश प्लास्टिक जो कैरी बैग बनते हैं उनकी थिकनेस बढ़ानी है फ्रॉम 50 माइक्रोन्स टू 120 माइक्रोन्स, कब से 30 सितंबर 2021 से। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो स्पेसिफिक कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आइटम्स हैं उनकी मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग मतलब उसको जमाखोरी करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, उन पर बैन करना, और ये बैन कब से लगेगा, 1 जनवरी 2022 से। इसके अलावा सभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं 1 जुलाई 2022 से बैन लगेगा, जिसमें प्लेट्स, कप्स, प्लास्टिक, PVC बैनर जिनकी थिकनेस 100 माइक्रोन से कम है उन पे सब पे क्या लगेगा, बैन लगने वाला। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम इंस्पायर हो सकते हैं। आयरलैंड और नॉर्वे से हम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। आयरलैंड ने क्या किया है, प्लास्टिक
बैग्स पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया रखा है एट अ पॉइंट ऑफ सेल, जिन्हें प्लास्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिवाई क्या करते हैं, 6 गुना ज़्यादा हाइयर टैक्स होता है देन द एस्टिमेटेड विलिंगनेस टू पे। तो इसका ये कि हमें क्या करना है, जो कंज्यूमर की चॉइस है या फिर जो उनका बिहेवियर उनको हमें चेंज करना है। नॉर्वे में एक चला रहा है नॉर्वे डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, 1999 में स्टार्ट करता है। नॉर्वे ने डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है, मतलब कि इसमें कि आपने देखा हुआ ही शायद सोशल मीडिया पे, इसमें कि कोई अगर बेवरेज बोतल जैसे अपनी प्लास्टिक की बोतल कैंस हैं उसको अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको उसके रिवर्स में क्या मिलेगा, आपको अब डिपॉजिट अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ये हम क्या करते हैं, कस्टमर को एनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक है उसको फेंकने की जगह आप यहाँ पे कलेक्ट करो, सो दैट हम उसको रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, डेली गेट्स ओन जीनोम सिक्वेंसिंग लैब फॉर SARS-CoV-2। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम होगी। अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में ऐसी 3rd फैसिलिटी ओपन हुई है जिससे हमें टाइमली पता चल जाएगा कोविड-19 के वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको काउंटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक लैम्डा भी एक वेरिएंट आ गया है। जीनोम सिक्वेंसिंग देखो हम काफ़ी बार बढ़ चुके हैं। देखो गाइस काफ़ी मुझे मतलब कि कमेंट्स में ये देखने को मिलता है, कोई बोलता है कि मैम आप डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरी तीसरी बार देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब समझ में आ जाए। विज़न की जो मैगजीन्स है वो इतनी ईजी नहीं है, ठीक है। आप अगर कॉन्टीन्यूसली 1 महीने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नई चीज़ें रिपीट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को बार बार पढ़ाने की जगह कभी कभी डिस्कस कर देते, क्योंकि अगर मैं डेली हर एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करने लगी देन ये जो वीडियो जो 25 मिनट की बनती है वो 1 घंटे की बनेगी, और इतनी बड़ी वीडियो भाई मैं नहीं बना सकती, ठीक है। और आप भी देखोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो दोनों बातें हैं, है ना। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको टर्म्स के बारे में पता चलने लगेगा कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये है। डेली करंट अफेयर्स का मतलब ये है ना कि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं और फिर जब समझ में आ जाता है तो हम चीज़ों को ईजिली ग्रैब कर लेते हैं, फाइन। तो हर एक चीज़ टाइम लेती है। मैंने भी जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी नियर अबाउट 6 मंथ्स लगे थे विज़न को समझने में। विज़न आसान नहीं है भाई, विज़न की जो वो है बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे, अब पहले 2 पेजेस कहते थे अब 4 पेजेस की कर दी है, ठीक है। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद नहीं समझाती हूँ, पर ऐसा नहीं है, फाइन। तो हम पढ़ते हैं। खैर जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये कि जो बेस पेयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स होते हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं। नाम से ही पता है पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है ग्यूनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है। तो यूजुअली ये पेयर में पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन के साथ पाया जाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पाता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से हम ये पता कर सकते हैं बेस पेयर का क्या एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, उनको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में। जीनोम क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को डिफाइन करते हैं। इसमें सभी होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर डीएनए होते हैं और जीन्स होते हैं, फाइन। कुछ इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी ले रखा है सो दैट हम जीनोम सीक्वेंसिंग में अपनी रिसर्च को प्रमोट कर सके। इंडिजन प्रोग्राम हमने गाइस ये सब पहले पढ़ा हुआ है। इंडिजन प्रोग्राम को फंड किया जाता है CSI, दैट इज़ द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, जिसके अंडर क्या ये यही काम करती है। 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स हैं। देखो इंडिजन प्रोग्राम के अंदर क्या गया, ये प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, इसमें क्या किया गया, क्योंकि हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत है, एथनिसिटी बहुत है, तो इंडिया के जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं उसमें से 1000 लोगों का क्या किया है, हम जीनोम सीक्वेंसिंग को डिकोड कर रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसको स्टार्ट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिजन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाय CSIR। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बाय DBT। इसका एम किया कि हम क्या करेंगे, जो हमारे सिटीजन्स हैं अक्रॉस इंडिया उनमें से 10,000 जेनेटिक सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे सो दैट हम एक रेफरेंस जीनोम को बिल्ड कर सकें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, DNA सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। और ये जो प्रोग्राम था शुरू हुआ था 1990 में और कंप्लीट ऑलरेडी 2003 में हो चुका है। अभी एक रिलेटेड न्यूज़ में DBT का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स है कल्याणी, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसको फंड किया जाता है DBT के द्वारा, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उन्होंने एक डाटाबेस क्रिएट किया है ऑफ द जीनोम वेरिएशन इन द ओरल कैंसर, ठीक है, जो मुंह का कैंसर होता है उसका वेरिएशन को, जीनोम वेरिएशन को उन्होंने डाटाबेस को क्रिएट किया है, ठीक है। वर्ल्ड में ये पहला ऐसा डाटाबेस है जिसको पब्लिक असेस कर सकती है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से और क्या क्या हेल्प मिल सकती है, किसी भी रेयर डिजीज, देखो ये काम का एम यही है कि हम रेयर डिजीज किस तरह से होती हैं, क्या कोज होता है, जो जेनेटिक कोज होता है उनको पहचान सकते हैं। इसके अलावा वायरस किस तरह से फैलता है, किस तरह से इवॉल्व हो सकता है, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो जेनेटिक म्यूटेशन है, जैसे वेरिएंट आ रहा है धीरे धीरे कोविड के, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो म्यूटेट कर रहा है, तो इन सबको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन लेवल, प्री डिस्पोजिशन टू डिजीज, आपने देखा होगा कहीं जगह पे ऐसे होते हैं कुछ जो डिजीज़ होते हैं वो प्रिवेलेंट होती हैं, ठीक है, तो इन सबको भी हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पॉपुलेशन में ये डिजीज़ क्यों ज़्यादा प्रिवेलेंट है, फाइन।
नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, डोंट डिवाइड टेरर इनटू द कैटेगरीज इंडिया एट द यूएन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या है 7th रिव्यू हुआ है किसका, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का। तो इसके अंदर जो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, मतलब कि देखो यूएन में भी कोई तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो टेररिज्म का थ्रेट है वो कि एक यूनिवर्सल है और इसको हम तभी डिफीट कर सकते हैं अगर यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कलेक्टिवली इसके लिए लड़े। ठीक है, मतलब कि यूएन के जितने ही मेंबर्स हैं उनको इकट्ठे कलेक्टिवली लड़ने की ज़रूरत है, ना कि ये ना सोचो विदाउट एनी एक्सेप्शन कि हाँ तुम ना लड़ो। फाइन, अगर कोई बुराई है उसको सभी इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि भी ये कंट्री ऐसी है या फिर ये वैसी है या ये एक रिलीजन, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टेररिज्म को किसी न किसी रिलीजन के साथ बांध देते हैं। ठीक है, न्यू कैटेगरी सारी जैसे रेशली एंड एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, वायलेंट नेशनलिज्म आ रहा है। लाइक आपने देखा होगा एग्जांपल है पाकिस्तान को वायलेंस से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वायलेंट नेशनलिज्म को जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करें, इस्लाम को उससे जोड़ते हैं टेररिज्म से, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी हम एक रिलीजन को जोड़ रहे हैं। तो ये बोला इसको हमें नहीं करना है। फाइन, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म ये सब एक तरह का खुद में एक ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। अगर हम कंटिन्यू ये रहे कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सली जो भी यूएन में एग्री करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को, उस पे हमें डिट्रीमेंटल रहना है टू द कलेक्टिव गोल ऑफ एलिमिनेटिंग इट। मतलब कि सिंपल बात ये कि जो हमने रूल्स बनाए या रेगुलेशंस बनाए हमें उसको कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप इस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। फाइन, कंटिन्यूड एब्सेंस मतलब आप नहीं अपना रहे हो, कंटिन्यूड एब्सेंस का मतलब आप उन गोल्स को नहीं अपना रहे हो। कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ अ यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज डेट्रीमेंटल टू द कलेक्टिव गोल ऑफ एलिमिनेटिंग इट। 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था कि वो क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अडॉप्ट करेगा एट द यूएन जनरल असेंबली, सो दैट हम क्या कर सके, काउंटर टेररिज्म को हम किस तरह से काउंटर कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क को हम प्रोवाइड कर सके, लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन अभी तक हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। भाई हमने 1996 में बोला था, लेकिन 25 साल होने वाले हमने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। यूएन का इस पे हमने क्या किया था, 2006 में अडॉप्ट किया था। एक यूनिक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को एनहेंस करती है टू काउंटर टेररिज्म। इसके अलावा इंडिया का एक ओनली एफर्ट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, टेररिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रिवेंट करते हैं। एक तो है इंडिया का जो रेजोल्यूशन है, मेजर्स टू प्रिवेंट टेररिज्म फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसको हमने अडॉप्ट किया गया है कहाँ पे, यूएन जनरल असेंबली पे। फाइन, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, किस तरह से जो वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, उन रेजोल्यूशन पे हमने साइन किया कि हम वो एक्वायर नहीं करेंगे। इसके अलावा 20th एनिवर्सरी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की 2021 में। इसमें इंडिया ने 8 पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था कि किस तरह से हम टेररिज्म को से डील कर सकते हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहली है एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी क्या जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सपेंड करके 77 कर दिया और इसमें हमने कुछ न्यू मिनिस्ट्रीज और जूनियर मिनिस्ट्रीज को भी प्रमोट किया है। 91st अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमने आर्टिकल 75 क्लोज 1A को ऐड किया था, जिसमें ये बोला था कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ से 15% नहीं हो सकती। ये आपको पता होगा, इस नहीं पता तो अब यहाँ पे ऐड कर लो। स्पेशली कौन सा अमेंडमेंट है, 91st अमेंडमेंट। लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है 550 मेंबर्स हैं, तो उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन नहीं हो सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइन, आप मुझे बताओगे अंडर विच आर्टिकल। हाउएवर जो उसका साइज और क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। फाइन, क्लासिफिकेशन 3 टायर बॉडी होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ये किस पे बेस्ड है, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि हमने ये आइडिया कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मर्ज टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी क्या है, जो भी स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं, जो स्टेट के द्वारा ओन की गई हैं फर्म्स, उनको बेटर वे में कंट्रोल कर सकें, इसलिए हमने क्या किया है, हमने एक प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मर्ज कर दिया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का फंक्शन था, इसका काम यही था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो भी PSUs होगी स्पेशली, उनका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको इवेलुएट करेगा, मॉनिटर करेगा। अब गाइस होमवर्क ये कि आप क्या बताओगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। फाइन, देखो गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए हम खर्चा करते हैं, जैसे हम रोड्स पे करते हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं 10-10, 12-12। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डेली के खर्चे होते हैं।
फाइन। तो ये फ़र्क होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फाइन। तो इसका काम ये है कि वो इवेलुएट करता है, मॉनिटर करता है किसका खर्चे को, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, या इसके अलावा ये करता है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनको कैटेगराइज करता है रत्न स्टेटस है। आपको पता है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, उस हिसाब से उनको कैटेगराइज करता है। इससे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है अब उनके अंदर 6 डिपार्टमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्रीज होते हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि हमने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को मर्ज कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में 6 डिपार्टमेंट्स हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो एक बार। इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस। फाइन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है अब ये पेरेंट मिनिस्ट्री होगी। पहले किसकी, मतलब पेरेंट मिनिस्ट्री किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज, अब वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज बोलेंगे। फाइन। मतलब पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज नाम था, अब क्योंकि ये इसका पार्ट हो गया तो अब इसका नाम ओनली क्या रह गया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज पहले किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आता था। फाइन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द इंटरपोल। इंटरपोल इशू किया है एक फ्रेश रेड नोटिस अगेंस्ट किसका, लेट चीफ हफीज सईद के साथ। अगर कोई रेड नोटिस पास कर रहा है इंटरपोल, तो ये क्या इसका मतलब होता है कि वो पुलिस फोर्सेस को अरेस्ट कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो इंटरनेशनल है, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड उसने जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पुलिस है उनको अलर्ट कर दिया है कि ये भगोड़ा है, ये फ्यूगिटिव है और इसको इंटरनेशनली वांटेड है। ठीक है, एक तो वांटेड आपके डोमेस्टिकली होता है कि हाँ ये चोर है वांटेड है, तो ये इंटरनेशनली वांटेड है। और जो रेड नोटिस होता है वो अरेस्ट वारंट नहीं होता है। फाइन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, अभी एक बार सॉरी वेरिएंट्स बोल रही हूँ, इसके डिफरेंट नोटिस होते हैं, उनको आपको पढ़ लेना एक बार। इंटरपोल के बारे में पढ़ लो। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि पुलिस फोर्स को कोऑर्डिनेट करता है 194 मेंबर कंट्रीज़ की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉयन फ्रांस में है। हर एक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो होस्ट करती हैं इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो डेजिग्नेटेड एज अ NCBI ऑफ इंडिया। फाइन। तो हमारे इंडिया में जो इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो वो कौन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज़ द CBI। फाइन। नेक्स्ट है OECD का FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2021 से 2030। अभी ये जो रिपोर्ट है ये वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसका, OECD का और UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। हाईलाइट्स ये हैं कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है एनिमल प्रोटीन की हाई इनकम कंट्रीज़ में वो स्लोली ग्रो हो रही है अगले आने वाले 10 सालों में। ठीक है, इसके अलावा हाई मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में जो गैप है ऑन द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोटीन वो अगले कुछ 10 सालों में बढ़ने वाला है, जबकि ये गैप हमें डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन हमारा गैप बढ़ रहा है। मतलब हाई कंट्रीज़ में जो एनिमल प्रोटीन की कंजप्शन है वो बढ़ेगी, लो इनकम कंट्रीज में कम होगी क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी। फाइन। नेक्स्ट है ह्यूमन पैपिलोमेविरस टेस्टिंग। अभी क्या है, WHO ने अलाउ कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, HPV को टेस्ट करने के लिए सैंपल्स को सेल्फ कलेक्ट कर सकते हैं। HPV टेस्ट क्या करता है, वो ये देखता है सर्विकल इन्फेक्शन के बाय हाई रिस्क टाइप ऑफ HPV विच आर मोर लाइकली टू कोज प्री कैंसर एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स। ठीक है, जो सर्विक्स के कैंसर्स होते हैं या होने वाले होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। HPV एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। बहुत तरह के होते हैं HPV, इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन जो सर्विकल कैंसर है एक बहुत कॉमन HPV रिलेटेड डिजीज़ है। फाइन। नेक्स्ट है असामीज़ गमोसा। अभी के जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो हैंड वूवन गमोसा जो कि स्कार्फ है, फाइन, तो गमोसा की एक स्कार्फ है जो असम की स्टेट वीव करती है, खुद बनाती है। तो जो वहाँ के जो वीवर्स हैं वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम। असामीज़ गमोसा एक तरह का वाइट कॉटन टॉवल होता है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसमें रेड बॉर्डर होता है जिसको मोटिव के साथ वोवन किया जाता है। एक सिंबल है ऑफ द फीलिंग एंड बिलोंगिंगनेस, पीपल को जब वेलकम करते हैं या एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, लव एंड केयर टू लव वन। इसको हमने GI रजिस्ट्री के अंदर लिस्ट किया है, मतलब कि अगर किसी को अपने GI रजिस्ट्री में अंदर रजिस्ट्री लिस्ट किया है मतलब कि हम इसको चाह रहे हैं कि इसको GI टैग मिल जाए। फाइन। कुछ प्लेसेस हैं न्यूज़ में हम जरा पढ़ लेते हैं। हैती कंट्री है कैरिबियन सी में जिसकी कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। ठीक है, इसके अलावा जो ईस्ट में डोमिनियन रिपब्लिक है, तो गाइस थोड़ा सा आपको ये पढ़ लेना, ठीक है, पता होना चाहिए। साउथ और वेस्ट में कैरिबियन है और नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है। इसके वेस्ट में क्यूबा है और क्यूबा और हैती के बीच में विंडवार्ड पैसेज है जो कि एक स्ट्रेट है जो अटलांटिक को कैरिबियन से कनेक्ट करती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये फेमस है
अगस्तियन रिवोल्यूशन के लिए, जो 1791 से 1804 तक चला था, जिसमें अमेरिका की सेकेंड कंट्री बनी थी आफ्टर यूएस से, जिसने अपने आप को कॉलोनियल रूल से फ्री किया था। नेक्स्ट है बुक्सवा डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट विल मेक बुंदेलखंड वाटर स्कैर्सिटी वर्स। अब हम थोड़ा सा बुंदेलखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। एक सेंट्रल इंडिया का पार्ट है जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के और 6 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के। इसमें विंध्या रेंज है जो कि एक बहुत ड्राई लैंड है। बेटवा रिवर पे ऊपर डैम बना हुआ है जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे गुड क्वालिटी के डायमंड्स मिलेंगे जो कि स्मॉल साइज के हो जाएंगे। पन्ना में स्पेशली मिलते हैं, झांसी यहाँ का लार्जेस्ट टाउन है। एक है लेमड़ू एलिफेंट रिजर्व जिसको अभी प्रपोज किया गया है छत्तीसगढ़ में कि इसको बना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि लेमड़ू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे बात है कि छत्तीसगढ़ में। ये क्या करेगा, ऑफ कोर्स एलिफेंट रिजर्व का काम ये कि जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको मिनिमाइज़ करना और एलिफेंट्स को एक परमानेंट हैबिटेट प्रोवाइड करना। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।